टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तो एक बार मैं उनके दफ्तर में उनसे मिलने के लिए गया और वो बता रहे थे कि उन्होंने गुजरात में क्या क्या नई चीज़ें की हैं, क्या क्या नए इनोवेशंस किए हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर एक टोल प्लाजा है जहां पर टोल कलेक्ट होता है, लेकिन समस्या यह है कि महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा टोल कलेक्ट हो रहा है और गुजरात की ओर से कम टोल कलेक्ट हो रहा है, जबकि गाड़ियों की संख्या तो सेम है। इसका मतलब यह है कि गुजरात की तरफ जो टोल है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है और तमाम लोगों ने सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन यह भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा। तो उन्होंने उस समय, आज से मैं आपको बात बता रहा हूं, शायद करीब करीब 20 साल पहले की बात होगी, उस समय उन्होंने कहा कि मैंने उनको आदेश दिए कि इस टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे लगाइए और उस सीसीटीवी कैमरे का जो आउटपुट है वो मुख्यमंत्री के कमरे में, यानी मेरे कमरे में दे दीजिए और वहां लोगों को बता दीजिए कि इस पूरे सीसीटीवी की जो वीडियो है, जो पूरी फुटेज है, उसे मुख्यमंत्री अपने कमरे में बैठे बैठे देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके बाद से जो लीकेज थी टोल कलेक्शन में वो समाप्त हो गई और लोगों ने कलेक्शन ठीक करना शुरू कर दिया और भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। चाहे उन्होंने उस फुटेज को एक दिन भी ना देखा हो, लेकिन उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और यह बताया कि कई बार जब आप इंसान के हाथ से कंट्रोल निकाल कर टेक्नोलॉजी के हाथ में दे देते हैं तो भ्रष्टाचार बंद हो जाता है। एक मेरा और अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। यह भी मुझे उन्होंने तब बताया जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और ये नर्मदा नदी को लेकर है, नर्मदा कैनाल को लेकर है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही विशेष पहल की थी। अब देखिए उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने नर्मदा कैनाल पर सोलर पैनल्स लगवा दिए पानी के ऊपर, और वहां पर होता यह था कि इससे पहले पानी जो है वो वाष्पित होता था, इवेपोरेशन की वजह से पानी काफी वेस्ट हो रहा था, और अगर आपने सोलर पैनल लगा दिए तो वो पानी जो बर्बाद हो रहा था उसे बचाया जा सकता है। इसके अलावा आप सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बिजली क्रिएट कर सकते हैं, और आपको सोलर पैनल्स को इतनी बड़ी संख्या में लगाने के लिए जमीन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपने उसे कैनाल के ऊपर लगा दिया। ये उस समय एक बिल्कुल नया इनोवेशन था। तो आप यहां सोच सकते हैं कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने टेक्नोलॉजी का कितना शानदार प्रयोग किया, और हर बार वो कैसे एक नया इनोवेशन करते थे टेक्नोलॉजी के जरिए। इस दौरान जो मैंने देखा वो ये था कि प्रकृति यानी नेचर, क्लाइमेट, जैसे आज क्लाइमेट चेंज की बात होती है, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज को लेकर उस समय आज से 20 साल पहले भी बहुत सजग थे। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, ये अगर मैं 4 शब्द आपके सामने कहूं तो ये उनके मनपसंद शब्द भी थे, उनके मनपसंद मंत्र भी थे। ये वो विषय हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी का लगाव बहुत पुराना रहा है। वो आज नहीं, आज से 20 साल पहले से वो हर वो सॉल्यूशन देखते थे जो नेचर के यानी प्रकृति के बहुत करीब हो, जो क्लाइमेट को ठीक करता हो, जो इनोवेटिव हो, इनोवेशन करता हो, और जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी और वो बहुत जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने बचपन में चाय भी बेची है, और उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वो सब कुछ त्याग कर भारत भ्रमण पर भी निकल गए थे। और ये बात वर्ष 1967 की है, जब वो हिमालय के जंगलों में अपने जीवन का मकसद ढूंढ रहे थे। और इसके बाद वो पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम भी गए और यहां भी उन्होंने काफी समय बिताया। यानी वो उस समय भी सत्य की तलाश में थे, और उस समय भी ऐसी स्थिति थी कि वो जो चाहे कर सकते थे। उनका राजनीतिक जीवन आरएसएस में बतौर एक स्वयंसेवक के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद वो आरएसएस में विभाग प्रचारक बने, फिर संभाग प्रचारक बने, और इस दौरान उन्होंने इतना शानदार काम किया कि उन्हें गुजरात बीजेपी में संगठन सचिव बना दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद उन्होंने बीजेपी को पंचायत चुनावों में जिताया, और वो 1987 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा और फिर 89 और 90 में निकाली गई रथ यात्रा का भी हिस्सा रहे। और इसके बाद वो बीजेपी में अलग अलग पदों पर काम करते रहे, और वर्ष 2001 में उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, और 2014 तक वो इस पद पर रहे। और इस दौरान उन्होंने 4 बार चुनाव जीता, और अपने प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल में वो लोकसभा के 2 चुनाव पूर्ण बहुमत से जीत चुके हैं।
यानी विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी 2 बार जीत चुके हैं और उन्हें प्रशासन का लंबा अनुभव है। मोदी अनुभव के मामले में दुनिया के लगभग सभी बड़े नेताओं से आज सीनियर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम नेताओं को अगर आप दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से उनकी तुलना करेंगे और भारत के भी बड़े बड़े नेताओं से तुलना करेंगे तो एक फर्क आपको दिखाई देगा, वो ये है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिन्होंने गरीबी को देखा है, जिन्होंने आम व्यक्ति की तरह एक जीवन जिया है। इसलिए उनकी खास बात यह है कि वो तुरंत एक आम आदमी की व्यथा को समझ जाते हैं, एक आम आदमी की क्या परेशानियां हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है वो तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि वो भी उन परेशानियों से खुद जुड़े हुए हैं और उससे निकले हैं। अब वो 72 वर्ष के हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 79 वर्ष के हैं, 79। पुतिन और शी जिनपिंग की उम्र 69 वर्ष है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 70 साल के हैं और मोदी 72 वर्ष के आज हो गए हैं। मोदी भारत के शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने धर्म और अपनी संस्कृति को हमेशा गर्व का विषय समझा है और भारत के लोगों ने पहली बार अपने धर्म पर और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, आप याद कीजिए। पहले एक विशेष समुदाय के लोग और उसके नेता ही अपने धर्म और अपनी संस्कृति पर गर्व करते थे, यानी जो अल्पसंख्यक लोग थे उनकी संस्कृति पर गर्व करना फैशनेबल था। उनके जो धार्मिक चिन्ह थे उनका प्रदर्शन करना फैशनेबल माना जाता था, उसे सेक्युलर माना जाता था। और अगर कोई हिंदू समुदाय के लोग या नेता अपने धार्मिक चिन्ह का प्रदर्शन कर दे या अपने धर्म का प्रदर्शन कर दे तो उन्हें सांप्रदायिक बताया जाने लगता था और इसकी वजह से वो खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए हिंदू संस्कृति पर खुलेआम गर्व करने से डरने लगे। हमारे देश में यही चल रहा था। यानी अगर आप अल्पसंख्यक समाज की पैरवी करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तब तो आपको धर्मनिरपेक्ष माना जाएगा और अगर आपने अपनी हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार कर दिया तो आपको सांप्रदायिक माना जाएगा। अपनी धार्मिक पहचान को भी निजी जीवन का विषय जो है लोग मानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इसको बदला और उन्होंने अपनी संस्कृति पर गर्व करना इस देश को सिखाया और आज वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीय परिधानों में ही नजर आते हैं। चाहे वो कहीं चले जाएं, G20 के समिट में चले जाएं, SCO के समिट में जाएं, यूनाइटेड नेशंस में जाएं या फिर दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जाएं, लेकिन वो भारत के ही परिधान में नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक खास परिधान में नजर आएंगे, कभी वो दक्षिण भारत के परिधानों में नजर आते हैं, कभी उत्तर पूर्व भारत के परिधानों में नजर आते हैं। बात यह है कि वो भारत की संस्कृति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा वो पहले ऐसे नेता हैं जो तमिलनाडु की पारंपरिक वेशभूषा वेष्टी भी धारण कर लेते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों की पारंपरिक टोपी भी पहन लेते हैं। इससे पहले आपने भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा जो इतना खुलकर आपको यह बताता है कि उसे अपने धर्म को लेकर वो बैकफुट पर नहीं है और वो खुलकर पूरी दुनिया को अपने धर्म के बारे में भी बताते हैं। नवरात्रों पर जब वो अपना व्रत रखते हैं उसके बारे में भी बताते हैं और पहली बार भारत के लोगों ने ये देखा कि वो अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं। जो हिंदू हैं खास तौर पर वो अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं और अपनी संस्कृति पर, अपने रीति रिवाजों पर गर्व करने के बाद भी आपके धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये पहली बार नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को बताया है और ये कहा है कि उन्हें भी अपने धर्म पर उतना ही गर्व है जितना और किसी धर्म के लोगों को अपने धार्मिक संस्कृति पर गर्व होता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है हमारे देश में।